दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म किया कुछ पढ़ते-पढ़ते, और जहाँ मैंने ख़त्म किया था वो दरअसल एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। पास ही बेसिनी थी और वह ग्लास धो रही थी। इसलिए महत्वपूर्ण था कि मुझे एक बहुत बड़ी इस अर्थ में कि उन्होंने महान साहित्य भी कई अर्थों में लिखा है। हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा की लेखिका जो फ़ारसी पढ़ाया करती थी, फ़ारसी की विद्वान है। बहुत उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान पर काम किया है। हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में अद्भुत उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक। नासिरा शर्मा जी, उनकी एक कहानी याद आई, जोड़ा, और उसमें यही है कि एक पेंटर जो कि लगभग एक कहें कि वन नाइट स्टैंड जैसा तलाश रहा है, जो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाए, लेकिन कुछ इस तरह से कि उसके बदन का मौसम बदल रहा था और वो किसी को प्यार करने के लिए तलाश रहा था, और तभी एक विदेशी लड़की उसे दिखती है। अब पूरी कहानी मैं YouTube पे सुना दूँगी तो हो सकता है कि वो खफ़ा हो जाए, लेकिन हल्का सा सारांश, क्योंकि कहानी तो मैं कभी सुना ही नहीं सकती बिना उसको शब्दशः पढ़े। इतनी खूबसूरत उनकी भाषा होती है कि कि उसकी जो यूनिक बात है वो रह ही जाएगी। लेकिन उसमें होता ये है कि वो लड़की उसे मिलती है और फिर उन दोनों की बातचीत किसी एग्ज़िबिशन में वो मिलती है, बातचीत आगे बढ़ती है, वो घर बुलाती है, ये पहुंचता भी है और वो अपनी शराब पेश भी करती है फ्रिज से निकाल कर। लेकिन जब वो पीने के लिए हाथ बढ़ाकर उसे थामने के लिए होता है, शराब का प्याला, वाइन की ग्लास, तो वो देखता है कि उस पर उंगलियों के निशान थे, यानी उसने बिना धोए जूठे ग्लास में उसे वाइन सर्व कर दी थी। और उससे पहले का जो पूरा वर्णन है कि वो लड़की कितनी फिट थी उसके लिए, किस तरह वह उसकी भावनाओं को जगा रही थी, उसकी इंद्रियों को सहला रही थी, उसके रहने का सलीका, उसके बातें करने का सलीका, उसकी पृष्ठभूमि, उसका काम, उसकी आवाज़, उसकी चमड़ी, उसके चेहरे की चमक, और उस एक ग्लास के निशान से हमारे पेंटर महोदय का मूड ऐसा ऑफ होता है कि उसे लगता है कि वो कभी भी उसको प्यार नहीं कर सकेगा और वो बाहर चला जाता है। और यही कहानी है। तो मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, वो 2 ग्लास धोने लगी, मुझे ये याद आया। आगे सुनिए। कौन 2 ग्लास धोने लगी? आप कहेंगे मैंने सीधा वीडियो शुरू किया और दूसरी बात करने लगी। हम निर्मल जी का बहुत चर्चित उपन्यास पढ़ रहे हैं, वे दिन। इसकी जो एक नायिका है, जिसकी टूरिस्ट गाइड के रूप में हमारा नायक अपॉइंटेड हुआ है, वह जिनके कमरे में वह पहुंचा है अभी अभी, एक पूरी सुबह कहीं दोस्त के स्टूडियो में बिताकर, जिसकी एक प्रेमिका है, जिसको वीज़ा नहीं मिल रहा बग़ैर शादी, वो शायद चाहती है कि वो शादी कर ले और वो चाहता है कि वो शादी किए बिना उसके साथ जर्मनी जाए। ज़िंदगी में कितनी पेचीदगियाँ हैं। तो इस तरह से कुछ देर तक कमरे में सिर्फ पानी गिरने का स्वर सुनाई देता रहा। उसने अपने स्वेटर की स्लीव्स बाहों पर उठा दी थी। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि हम बियर के शहर में शरी पी रहे हैं? उसने बोतल खोलते हुए कहा। यहाँ बहुत कम औरतें बियर पीती हैं, मैंने हंसकर कहा। उसने दोनों गिलासों में शरी डाल दी, बहुत सधे हाथों से। बाहें नंगी थीं,
हल्के पीले से रोए बिजली में चमक जाते थे। पहली बार उन्हें देखकर मुझे अपने भीतर एक बेमानी सी बेचैनी महसूस हुई। अजीब सा भी लगा कि हम दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन बातचीत में नएपन का भ्रम जरा भी नहीं लग रहा। न पास होने का कौतूहल, न दूर होने का ठंडापन। मैं बचपन से ही पी रही हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से। मेरे पिता हर रोज़ टम्बलर से मुझे बियर मंगवाते थे। मैं बीच रास्ते में ही उसे आधा कर देती थी। हम सब बच्चे ऐसे ही किया करते थे, उसने कहा। एक लंबा घूंट लेकर मेरी ओर देखा। एक बहुत माफ़ कीजिएगा, कोरोना की रात है, दिसंबर बीत रहा है, बड़ा दिन आने वाला है, बहुत सर्दी है, मैंने हीटर जला रखा है, लेकिन फिर भी एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर सिमट आई। आज दोपहर भर क्या करते रहे, उसने पूछा। मैं अपने मित्र से मिलने गया था, मैंने कहा। आपके यहाँ बहुत से मित्र हैं? ज़्यादा नहीं, मैंने कहा। आपको अपने घर की याद नहीं आती? मैंने तनिक विस्मय से उसकी ओर देखा। नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैंने कहा। उसकी निगाहें क्षण भर मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। मुझे लगा पहली बार हम दोनों ने मनचाहे ढंग से एक दूसरे को देखा है। उसने चुपचाप निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। शेरी ज़्यादा मीठी नहीं थी। मुझे अपने भीतर एक हल्की सी गरमाई लग रही थी। मैं उसे जल्दी से तोड़ना नहीं चाहता था। आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? मैंने कहा। नहीं। मुझे शुरू में कुछ अकेला सा लगा था। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन शुरू में शायद हर होटल में ऐसा लगता है। आजकल टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। मैंने कहा। आशा है कि आप मेरी इस हल्की खांसी और ज़ुकाम का बुरा नहीं मानेंगे। आपको इंटरप्रिटेशन का यह काम उबा नहीं देता? अगर मुझे शेरी मिल सके तो मुझे बुरा नहीं लगता, मैंने कहा। वह हंस पड़ी। लेकिन आपने बहुत कम पी है। उसने मेरे गिलास को उठा कर देखा। हमें अब चलना चाहिए, इन दिनों रिंक जल्दी बंद हो जाता है, मैंने कहा। वह उठ खड़ी हुई। ज़रा ठहरिए, क्या मुझे कोट पहनना चाहिए? लेकिन उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह दूसरे कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई, मैं एक टक उसे देखता रहा। उसके बाल खुलकर कंधों पर गिर आए थे। होठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। पलकों के ऊपर जहाँ भौहें थीं, वहाँ छोटे छोटे बाल पड़ गए थे। उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। मुझे देर तो नहीं हो गई? मैं उठ खड़ा हुआ। हम होटल से बाहर आ गए। एम्बैंकमेंट पर चलते हुए उसकी निगाहें पानी के परिंदों पर टिक गईं। नदी के किनारे झाड़ियों पर बर्फ जमी थी। जब वे उड़ते थे, उनकी छाया काले लट्टुओं से फड़फड़ाने लगती थी। अगर आप गर्मियों में आती तो इन्हें अपने हाथ से रोटी खिला सकती थी। तब ये बिल्कुल पास आ जाते हैं, मैंने कहा। मेरे पिता अक्सर एक कहानी सुनाते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे निर्मल जी भी नहीं हैं। लेकिन निर्मल जी की एक और कहानी मुझे बहुत पसंद है, बीच बहस में। और उस कहानी पर अभी एक बहुत लंबा कार्यक्रम गगन जी ने किया था। कहानी अद्भुत है, लेकिन निर्मल जी की दूसरी कृतियाँ हैं जो अद्भुत हैं। और बीच बहस में कहानी तो है ही अद्भुत। और मेरी
भी पिता के साथ वैसी ही तनातनी रहती थी, बहुत प्यार, बहुत खुलापन। अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिता के साथ की नाराज़गी मैं सहेली से शेयर करूं और पिता के साथ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो भी कहा उनसे कहा। बहरहाल वो एक कहानी जो सुनाते थे वो ये था, पक्षियों को खिलाने से याद आया कि वो ये थी कि जब वो कलकत्ता में गए थे रिसर्च करने, तो उन्होंने एक दिन ज़ू जाने की सोची और वहाँ जाकर उन्होंने एक चिंपैंजी को देखा जिसको एक बच्चा आइसक्रीम खिला रहा था। ऐसा होता है कि अपने पिता के सुनाए किस्से अद्भुत लगते हैं। तो वो बच्चा आइसक्रीम खिला रहा था और ये चिंपैंजी दूर था, मतलब वो बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, खिला नहीं रहा था। और ये चिंपैंजी दूर था, दोनों के बीच में जाल थी, पानी था, बहुत कुछ होता है ना। तो चिंपैंजी ने भी ऐसे ऐसे इशारा किया, तो बच्चे ने कहा कि तुम्हें चाहिए क्या? चिंपैंजी ने कहा हाँ, बहुत बचपन में ये कहानी मुझे सुनाई थी और अंत तक सुनाते रहे। तो बच्चे ने ऐसे देने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो दूर है। चिंपैंजी ने थोड़ी देर के बाद उसको दिखाया कि अगर तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ जहाँ पानी थोड़ा कम है, तो शायद हम दोनों अगर बहुत झुकें तो लपक कर तुम मुझे आइसक्रीम दे सकते हो। तो जानवर को भी पता होता है कि कम्युनिकेशन सार्थक कैसे किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये संभव नहीं है। तो सुनने के लिए धन्यवाद, ये कहानी भी। और अब मैं अपनी कथा उपन्यास की दोबारा शुरू करती हूँ जहाँ मैं थी। पाठ ये एक समीक्षात्मक पाठ है और मैं बीच में रुककर टिप्पणियाँ भी करती हूँ, साहित्यिक, आलोचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सीधा जीवन से जुड़ी हुई और तमाम चीज़ें। हमें विपक्षी कार्ल मार्क्स की स्ट्रीट पर मिले थे। वह सड़क नदी के पुल पर ख़त्म हो जाती थी। पुल की दीवार और सड़क की रेलिंग के बीच एक छोटा सा खोखला था, बर्बा की घनी टहनियों से लिपटा हुआ। सफ़ेद बर्फ पर वह एक नीले घोंसले सा लगता था। ट्राम ने हमें नदी के एम्बैंकमेंट पर छोड़ दिया था। यहाँ से स्केटिंग रिंग ज़्यादा दूर नहीं था, हम वहाँ पैदल जा सकते थे। सड़क सूनी थी। नेशनल थिएटर के पोर्च के नीचे कुछ लोग टिकटों की प्रतीक्षा में खड़े थे। एम्बैंकमेंट पर लीपा और बर्बा की नंगी शाखाएं बर्फ में लिपटी हुई निश्चल थीं। नदी की ओर से जब कभी हवा का झोंका आता, वे सोई हुई गिलहरियों की तरह अपनी पीठ हिलाकर बर्फ का बोझ नीचे फेंक देती। पेवमेंट पर छप सी आवाज़ होती, फिर सब पूर्ववत शांत हो जाता। आपको सर्दी तो नहीं लग रही? मैंने मिसेस रहमान की ओर देखा। नहीं, आज सर्दी नहीं है। वियना में इन दिनों हम बाहर नहीं निकल सकते, उसने कहा। हवा से उसके बाल पीछे से उड़कर चेहरे पर आ जाते थे। आंखों के नीचे एक गर्म सा गुलाबीपन सिमट आया था। मुझे उस क्षण वह बहुत छोटी सी लग रही थी, जब कभी चलते चलते कोई नई चीज़ सामने पड़ जाती। मैं एक चतुर गाइड की तरह उसे सब कुछ उसके बारे में समझाने लगता। मैंने उसे लिटिल क्वार्टर के वे छोटे बड़े मकान दिखाए जो नदी के दूसरे छोर पर थे। शाम की धूप में वे किसी ओपन एयर, अब देखिए कमाल लेकिन ये है कि इतना सब कुछ पढ़ने सुनने के बाद मुझे ये नहीं लग रहा है, और डेफिनेटली ये उपन्यास है, कि हम उस जगह को घूम आए, जबकि इसमें इतना वर्णन है। ये आपके जाने की भूख बढ़ाता है, ये आपके ट्रैवल की भूख को बढ़ाता है।
कार्निवल के तंबू घर से दिख रहे थे। उनके परे पहाड़ी पर हराद चानी का शाही महल दिखाई देता था। शहर के सबसे ऊपर, जब शहर की निचली गलियों में अंधेरा घेरने लगता, उस समय भी उसकी लंबी खिड़कियां धूप में चमकती रहती थी। कभी कभी वह मुझे बीच में टोक देती थी, आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए, मैं इतनी जल्दी में आपकी अंग्रेज़ी नहीं समझ सकती। मैं चुप हो जाता। जब तुम्हें कोई बीच में टोक कर धीरे बोलने के लिए कहे, तब तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। मैंने आपसे चुप रहने के लिए नहीं कहा। उसने हंसते हुए मेरी ओर देखा। उसने अपना हाथ मेरे डफल कोट की जेब में डाल दिया था। ठंड से उसकी उंगलियां सिकुड़ गई थीं। मैं यही कहने जा रही थी जो हमारा नायक कहता है, आपको दस्ताने पहन लेने चाहिए। मैंने कहा, आज सर्दी नहीं है, इतनी सर्दी में तो कोट पहनना भी शर्म की बात है। उसने कहा, और ये चीज़ मैंने देखी है। मतलब जब वहाँ लगभग 10 डिग्री तापमान होता था, जिससे थोड़ा सा ही कम अभी ज़्यादा यहाँ है, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा अभी यहाँ है और हमें बहुत ठंड लग रही है, या थोड़ा सा ही कम न्यूनतम यहाँ है और हम लगातार हीटर और आग जला रहे हैं। तो वहाँ यानी कैलगरी अल्बर्टा में, जहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, जो उत्तरतम जगह है जहाँ मैं गई थी अब तक, उससे ऊपर मैं नहीं गई। आर्कटिक के पास पहुँच जाएंगे चलते चलते, अगर और ऊपर जाएंगे तो यूकॉन वैली से होते हुए, लेकिन वहाँ जब 10 डिग्री होता था तो लोग टी शर्ट में घूमने लगते थे, जो वहाँ के यंग लड़के थे। मेरे लिए कल्पनातीत, मैं वहाँ तब भी मैं एक स्वेटर के ऊपर, एक जैकेट के ऊपर, एक टोपी के ऊपर दस्ताने, और बर्फ़ में जब मेरे जूते गीले होते थे और मुझे लगता था कि मेरे पैर जम जाएंगे। मुझे बहुत याद आता है वो वाइट क्रिसमस और वो पूरा वाइट सर्दियों का लंबा महीना। बहरहाल लेकिन यह सच नहीं था। जब कभी मैं रुमाल निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालता, तब उसकी उंगलियों को छूकर एक झुरझुरी सी फैल जाती। वे बिल्कुल ठंडी थी। कभी कभी वह सहसा ठिठक जाती। उसके लिए प्राग में बहुत सी चीज़ें अजनबी थीं। किसी रेस्तरां का उजड़ा हुआ टेरेस, वल्तावा के कोने में बर्फ से ढका हुआ कोर्ट हाउस, प्राग के पुल, मेरे लिए सब जाना पहचाना था। लेकिन मुझे लगता कि मैं स्वयं उसके साथ कई चीज़ों को पहली बार देख रहा हूँ, या वैसा ही कौतूहल महसूस कर रहा हूँ जो कभी कभी अपने शहर को दूसरे की अजनबी आँखों से देखने पर महसूस होता है। हम टापू के पास जाकर रुक गए। आपको यहाँ बहुत संभल कर चलना होगा, मैंने कहा। अब देखिए, अब जो हो रहा है, मैं इस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने टूरिस्ट गाइड की कोट की जेब में अपने हाथ डालकर चल रही है। ये रोमान है। दिस इज़ द कमिंग ऑफ रोमांस इन द नॉवल। बहुत खूबसूरती से आता है और मैं इस तरह की हूँ, मैं जिसे पसंद कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मतलब मैं संन्यास में हूँ, और क्या कहूँ, वो एक अलग, मेरा लव लाइफ एक अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा ही रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, और अगर दोस्त हों तो मतलब मैं उनके साथ अगर किसी दिन एक ऐसे शहर में जहाँ हम पढ़ते हों, वहाँ जाके अगर मैं उनके साथ एक फ़िल्म देख लूँ, अगर हम फिल्म क्रिटिसिज्म की क्लास में पढ़ते हैं और एक दोस्त के साथ फिल्म देखना मुद्दा बन जाए, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन यही बात है ना, मैं इसीलिए मेरा लव लाइफ संन्यास में है, क्योंकि मैं जिस किसी से बात करती हूँ, यकीन मानिए कि वो एक पब्लिक डोमेन में वो बात जाती है।
और वो ऐसे होता है कि जब मैं उससे बात कर रही होती हूँ उसी वक्त वो सारे मैसेज आते हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ। ये कहीं ना कहीं साहित्य का पापारात्सी होना है। साहित्य में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, अंग्रेज़ी में अलग और हिंदी में अलग। हम उनकी अलग अलग विवेचना करेंगे। साहित्य में बहुत सी खूबसूरत बातें भी आ रही हैं और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पास बताने के लिए इतने दुखद पहलू ही हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक दूसरी शुरुआत करते हैं तो ऐसा होता है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं फ़ौरन लौटती हूँ नावल के रोमांस में। अभी तो ये शुरू हो रहा है। ये बेहद खूबसूरत अमेजिंग नावल है। इसको पढ़ के मैं हाई स्कूल में दीवानी हो गई थी और वो दीवानापन उतना ही कायम है। कुछ लोग हाई स्कूल में भी उतने ही अच्छे लगते हैं जितना कि 45 साल में। ऐसे लोगों को सलाम। काश कि मैं निर्मल जी को ये लिख पाती। बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी।